हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में मैं मंजीत यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह UP-SSC वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जिसमें अधिक से अधिक प्रश्न कराने की मैं कोशिश करूंगा। पहला प्रश्न देखते हैं। किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? ए ई ए ऐ ओ औ, बी ल री आ ई उ, सी अ आ उ ओ ए, डी अ आ ई उ री। इसका सही आंसर है ए विकल्प है, उसमें सभी दीर्घ हैं, बल्कि बाकी में मिक्स दिए हुए हैं। किसी में दीर्घ हैं, किसी में अंतःस्थल व्यंजन है, किसी में संयुक्त हैं, बाकी विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? ए स ह च छ, बी स री ट ठ, सी स त फ द, डी अ क ख ग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखते हैं स री ट ठ, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। स ई च और छ, इसका तालु है। स त थ और द, इसका दंत है। अ क ख और ग, इसका कंठ है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी तालु। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। नीचे देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे एक बार जरूर देखना। कंठ, कंठ में क्या क्या आ जाएगा? क वर्ग पूरा आ जाएगा, क ख ग घ ङ। तालु में क्या आ जाएगा? च छ ज झ व। च वर्ग पूरा आ जाएगा। मूर्धा में क्या क्या आ जाएगा? ट वर्ग आ जाएगा पूरा, ट ठ ड ड अड़ा। दंत में क्या आ जाएगा? त वर्ग आ जाएगा, त थ द ध न। ओष्ठ में प फ ब ब म। अंतस्थल में य र ल ब। उष्ठ में स तीनों सा और ह आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? नहीं ध्यान रखना है। ए उ, बी बड़ी ई, सी छोटी ई, डी बड़ा आ। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है सी में छोटी ई है, जो दीर्घ नहीं है। तो स्वर, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। वर्गीकरण देखते हैं इनका कैसे। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा? बड़ा ओ, बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए ऐ और ओ। और संयुक्त स्वर में क्या क्या आ जाएगा? ए ऐ और ओ। अगला प्रश्न देखते हैं। स का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए दंत, बी तालु, सी कंठ, डी मूर्धा। इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्धा। स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, ऊपर बता दिया। ता वर्ग का दंत होता है, क वर्ग का कंठ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। य र ल ब
किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ए ऊष्ट, बी अंतस्थल, सी दंत, डी तालव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अंतस्थल व्यंजन। एर लब ये अंतस्थल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्ट में क्या क्या आ जाता है? तीनों सा आ जाएंगे, हा आ जाएगा। दंत व्यंजन में क्या आ जाएगा? त वर्ग आता है, ला आता है और सा आता है, ये वाला। तालव्य में क्या आ जाएगा? च वर्ग आ जाएगा, या आ जाएगा और सा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थल व्यंजन कौन सा है? ऊपर बताया था अंतस्थल व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। पहला विकल्प है ए ल, बी प, सी च, डी ट। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, ल। ल ब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है? कंठ तालव्य के अंतर्गत कौन सा आता है? ए ई, बी आ, सी ओ, डी छोटी ए। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी कंठ तालव्य। कंठ तालव्य के अंतर्गत दो स्वर ध्वनियाँ आती हैं, ए आई, दोनों ये कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। ये कंठ और तालु से मिलकर बनी होती हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? ए विसर्ग का, बी चंद्रबिंदु का, सी पंचम वर्ण का, डी स्वर का। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचम वर्ण का। जो अनुस्वार होता है पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो लोअर पेपर में आया हुआ है, लोअर जो यूपी द्वारा कराया जाता है लोअर की परीक्षा। पहले जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? बी ए निरनुनासिक, बी अनुनासिक, सी मौखिक, डी लुंठित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुनासिक स्वर। अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं जिनमें हवा नाक से भी निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, अंगा और बड़ी ई। निरनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ आ ई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए छोटी ए, बड़ी ए, सी बड़ा ऊ, डी छोटा ऊ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये दोनों ए आई और ओ औ दोनों संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 हैं। हस्त स्वर कौन कौन से हैं? पहले ही बता दिए हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई और ऊ। और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए आई ओ औ। ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य वर्ण नहीं है? ए त, बी द, सी ल, डी ए। तो दंत्य वर्ण कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ए। यह क्या है? ये अंतस्थल है, अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उन्हें दंत ध्वनि कहते हैं। दंत में कौन से आते हैं? ये त वर्ग आ जाता है पूरा, त थ द ध न और ल स, ये दंत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी स्वरों का
वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? ए अग्र स्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर, डी विब्रत स्वर। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी विब्रत स्वर। जीवा में उत्पत्ति या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विब्रत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण मुख द्वार पूरा खुला होता है, मतलब मुख के आकार के आधार पर विब्रत होता है। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? विब्रत स्वर। मुख के द्वार के खुलने के आधार पर ये 4 होते हैं, विब्रत, अर्धविब्रत, अर्धसंवृत और संवृत। मुख के आधार पर क्या कौन से होते हैं? 4 होते हैं, विब्रत, अर्धविब्रत, अर्धसंवृत और संवृत। और जीव के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इनमें डिफरेंस जरूरी है, एक साथ दोनों देख लो। जीव के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, और मुख के आधार पर विब्रत, अर्धविब्रत, अर्धसंवृत और संवृत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए अड़ा, बी ल, सी र, डी च। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ल। ल पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ल। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग वस्त्र से स्पर्श करता है, वस्त्र से स्पर्श करता है, पार्श्विक ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला की ल ध्वनि पार्श्विक के अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ए कंठ, बी ताल, सी मूर्धा, डी दंत। ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मूर्धा। ट वर्ग पूरा किसके अंतर्गत आता है? मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। क वर्ग के अंतर्गत क्या आ जाएगा? कंठ, क ख ग घ अंग। तालव्य के अंतर्गत क्या आ जाएगा? च छ ज और झ। च वर्ग पूरा आ जाएगा तालव्य। और दंत के अंतर्गत क्या आ जाएगा? त थ त वर्ग पूरा आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ, छोटा ऊ, छोटी ए, छोटा ओ। तो दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा? ऊपर ही दिख रहा है आ, बड़ा आ। बड़ा आ दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। छोटा ऊ ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। छोटी ए ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ जाएगी। अ और प्लस ई, छोटा अ छोटा ई से मिलकर बने होते हैं ए। और छोटा ऊ ये किससे मिलकर बना होता है? छोटा ओ ये अ और उ से मिलकर होता है छोटा ऊ। अ प्लस उ से मिलकर बना होता है छोटा ओ। ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए ऐ ओ औ। कंठ तालव्य, अकंठ ओष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं, च छ ज झ व का उच्चारण स्थान क्या है? ए ओष्ठ, बी दंत, सी तालु और डी मूर्धा। इसका सही आंसर हो जाएगा तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। च वर्ग के तालु के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखो ई स्वर आ जाते हैं और च वर्ग पूरा आ जाता है और ये उस्सा आ जाता है। तालब के अंतर्गत क्या आ जाता है? ई स्वर आ जाते हैं, च वर्ग आ जाता है, ये उस्सा आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ए महाप्राण व्यंजन, बी अल्पप्राण व्यंजन, सी उत्क्षिप्त व्यंजन, डी अनुनासिक व्यंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाप्राण व्यंजन। अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और सभी उष्ण व्यंजन महाप्राण ध्वनियाँ होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सभी उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स और ह। ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और अल्प प्राण के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? जब दूसरा चौथा महाप्राण है तो पहला तीसरा पांचवा ये किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण में आ जाएंगे और दूसरा चौथा महाप्राण में आ जाएंगे। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ए संपृक्त ध्वनि, बी युग्मक ध्वनि, सी संयुक्त ध्वनि, डी तद्धित ध्वनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपृक्त ध्वनियाँ। अगला है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, बी 4, सी 7, डी 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, बी। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर इनको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अगला प्रश्न देखते हैं। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ए अक्षर, बी वर्ड, सी वर्ड समूह, डी वर्णमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वर्णमाला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? हिंदी में वर्ण कितने हैं? 52 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ए आ और ई, बी अंगा, सी री और उ, डी चंद्रबिंदु वाली अंग्या और अ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये जो 2 मात्राएं इनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश ना तो स्वर में किया जाता है और ना ही व्यंजन में किया जाता है। अंग्या को अनुस्वार कहते हैं और इसे विसर्ग कहते हैं। और दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है। और दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ए ग, बी झ, सी न, डी म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी झ। झ का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ये च वर्ग के सभी वर्ण हैं वो किसी के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं तालव्य के अंतर्गत। देख लिए हैं, एक बार फिर देख लेते हैं कौन सा वर्ड किसके अंतर्गत आता है। क वर्ग, आ और ह और विसर्ग ये कंठ के अंतर्गत आएगा। क वर्ग, आ ह और विसर्ग ये कंठ के अंतर्गत है। च वर्ग, ई, य और स
ये तालु के अंतर्गत आएगा। च वर्ग ई ए और स ये तालु के अंतर्गत आएगा। ट वर्ग री र और स ये मूर्धन्य के अंतर्गत आ जाएगा। त वर्ग ल और स ये दंत के अंतर्गत आ जाएगा। प वर्ग उ ओष्ठ के अंतर्गत आ जाएगा। ए ऐ कंठ तालव्य के अंतर्गत आएगा। ओ कंठोष्ठ के अंतर्गत आएगा और वह दंतोष्ठ के अंतर्गत आ जाएगा। वह दंतोष्ठ के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर से की जाती है न व्यंजन को, उन्हें क्या कहते हैं? ए आगत, बी ऊष्म, सी अंतस्थ, डी अयोगवा। इसका सही क्या है? डी अयोगवा। जिन दोनों की गणना न स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है तो क्या कहलाते हैं? वे अयोगवा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? सघोष और अघोष। सघोष और अघोष स्वर यंत्रियों के आधार पर किस में बांटा गया है? सघोष में और अघोष में। देखो इसका एक बार वो देख लेते हैं। पहला और दूसरा वर्ड, पहला और दूसरा वर्ड स स स तीनों स सभी स्वर ये किस में आएंगे? अघोष के अंतर्गत आते हैं। पहला और दूसरा वर्ड स तीनों और सभी स्वर ये किस में आएंगे? अघोष के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा चौथा पांचवा य र ल ब ह ये सघोष के अंतर्गत, सघोष या घोष के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। पहला और दूसरा तीनों स और सभी स्वर अघोष के अंतर्गत आएंगे, जबकि तीसरा चौथा पांचवा य र ल ब और ह ये सघोष या घोष के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिह्वा की नोक जब ऊपर की दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ए दंत, बी मूर्धन्य, सी तालव्य, डी बर्थ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्थ से। इसके अंतर्गत कौन से स्वर आ जाते हैं? न, स और र, ल। निम्न इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि और दंतोष्ठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। ये देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा को? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है, वर्ण को माना जाता है, अर्थ को माना जाता है या मात्रा को? इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। अगला प्रश्न है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ए अनुस्वार, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी ह्रस्व स्वर, डी लुप्त स्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, सुनो, ये स्वर। अगला प्रश्न है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी
प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण विच्छेद। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे नीचे दिया हुआ है किताब, तो किताब में का क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस व प्लस अ। ये 30 प्रश्न हैं हिंदी के। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्न होंगे। थैंक यू। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।